फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज का वीडियो वन अधिकार अधिनियम पर है। ऐसे लोगों के लिए है जो पूरा अधिनियम नहीं पढ़ पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन वो कम समय में अधिनियम की प्रमुख बातों को जानना चाहते हैं और वो ऐसी प्रमुख बातें जो कि अधिनियम को पावरफुल बनाती हैं, पावरफुल के साथ साथ बहुत ही इजी प्रक्रिया बनाती हैं। इजी प्रक्रिया में इसको कैसे हम लागू करवा सकते हैं उसके बारे में हमको बताती हैं, और जनप्रतिनिधियों को इसमें क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सब सारी जानकारी भी हमको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कुल मिलाकर एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक ही वीडियो में वन अधिकार अधिनियम का पूरा सार आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वन अधिकार अधिनियम 2006 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और जो नियम है, उसमें पहला जो नियम है, पहली जो बात मैंने यहाँ पर नोट की है वो है कि वन भूमि से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी सब प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। देखें धारा 2 घ। तो ये जो धारा मैंने यहाँ पर बताई है, इसको बताने का मुख्य कारण ये है कि वन अधिकार अधिनियम हमारे किसी भी प्रकार का जो वन है, अगर वो आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो किसी भी प्रकार का वन है, उस सारे वनों में वन अधिकार अधिनियम लागू होता है। बहुत से लोगों में ये धारणा है या इस बात को लोग नहीं जानते हैं कि ये आरक्षित वन या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भी वन अधिकार अधिनियम को लागू किया जा सकता है। लोग मानते हैं या बड़े अधिकारी मानते हैं कि ऐसा नहीं है, आरक्षित वन में नहीं हो सकता, अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह हैं। लेकिन वन अधिकार अधिनियम हमें सभी प्रकार के वनों पर अधिकार प्राप्त करने का, दावा भरने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर नोट किया है, जो वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असंरक्षित ग्रामों और ग्रामों में बसने और संपरिवर्तन का अधिकार प्रदान किया है, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, सूचीबद्ध हों अथवा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि आपको राजस्व ग्राम के अधिकार प्रदान किए जाते हैं या राजस्व ग्राम का अधिकार दिया जाएगा। अगर आप वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 ज को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, ये पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर संपरिवर्तन शब्द का यूज किया गया है और संपरिवर्तन शब्द का यूज ही राजस्व ग्राम में परिवर्तन से रिलेटेड है। जरूरत पड़ी तो हम राजस्व ग्राम के बदले नगर पालिका या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था हो तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर राजस्व ग्राम के बजाय संपरिवर्तन शब्द दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन अधिकार अधिनियम में धारा 3(1) जो हमें दी गई है वो हमें राजस्व ग्राम का अधिकार प्रदान करती है। धारा 2 घ हमें इस अधिनियम को आरक्षित, अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में भी लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आप लोगों को बहुत पता होना चाहिए, सभी लोगों को, जो लोग भी दावेदार हैं, जो लोग भी इसका उपयोग करना चाहते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि को अनारक्षित करने या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता इस कानून में शामिल नहीं है। और ये चीज जो हमें मिलेगी वो मिलेगी धारा 4 की उपधारा 7 में मिलेगी। और इसके अलावा एक केंद्र सरकार का एक पत्र है 8/11/2013 का। ये पत्र भी आप tribal.nic.in एक वेबसाइट है, जनजाति मंत्रालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में FRA सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर इस तरीके के पत्र और कई डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 हमारा था, उसमें एक प्रावधान है कि जब किसी भी भूमि को अनारक्षित करेंगे तो जितनी भूमि अनारक्षित होगी उससे दुगनी भूमि को हमको पौधारोपण करना होता है, वृक्षारोपण करना होता है फिर से,
और इसके अलावा उसके लिए हमें केंद्र से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति भी लेनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, इसमें ये जो हमारा अनुमोदन की आवश्यकता वाला चैप्टर है या अनारक्षित करने वाला चैप्टर है, इस सबको शून्य कर दिया गया है या इस सबको हटा दिया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और 2006 में हम तुलना करेंगे तो 2006 बाद में आया है और दोनों ही अधिनियमों को भारत की संसद ने बनाया है, भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। और जब एक ही विषय पर दो कानून बनाए जाते हैं तो जो बाद का कानून होता है वो मान्य होता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि को अनारक्षित करने या फिर केंद्र सरकार से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा इस धारा के द्वारा। धारा 4 की उपधारा 3 है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम में कोई नई भूमि आपको नहीं दी जाती है, आपको केवल वही भूमि दी जाती है जिस भूमि पर 13 दिसंबर 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अधिभोग में ले ली गई हो और उसका लगातार उस पर कब्जा उस तिथि के बाद हो, तो उसे ही उस भूमि पर अधिकार देकर सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर किसी नई भूमि को देने की बात नहीं कही गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो अन्य परंपरागत वन निवासियों से रिलेटेड है, अन्य परंपरागत वन निवासी यानी कि जो कि OTFD हैं, उनके बारे में धारा 2 में 75 वर्ष की बात कही गई है या फिर 3 पीढ़ी की बात की गई है। तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। वन अधिकार अधिनियम पर एक जनजाति मंत्रालय ने एक किताब जारी की है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ, उसमें इस बात को क्लियर किया गया है कि धारा 2 यह अपेक्षा नहीं करती है कि दावेदारों और उनके पूर्वजों को साबित करना है कि वे 75 वर्ष से उसी गांव में रह रहे हैं। आवश्यकता यह है कि वे 75 वर्षों से वनवासी होने चाहिए। यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि यह एक विशेष वनवासी समुदाय है जिसे इस तथ्य को साबित करना है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दावेदार व्यक्तिगत रूप से इसे साबित करे। तो 75 वर्ष का जो मामला है ये बहुत कंफ्यूजन रहा, इसी कारण इस अधिनियम को लागू कर पाने में कठिनाइयां आई। तो बाद में 8/11/2013 को जनजाति मंत्रालय ने एक पत्र भी जारी करा, उसमें भी उसने लिखा कि 75 वर्ष की जो अनिवार्यता है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि 75 वर्ष से आप वनवासी होने चाहिए। एक ही स्थान पर आप वनवासी रहे हों, एक ही स्थान पर रहे हों, यह आवश्यक नहीं है। आप कुछ समय अलग वनों में रहे, कुछ समय अलग वनों में रहे या अलग वन भूमि में रहे, तो वो भी यहाँ पर जो है दावेदार को यहाँ पर एलिजिबल बनाता है दावा करने के लिए। छठा है जो पॉइंट बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है वन अधिकार अधिनियम में, जो कि इसे पावरफुल बना रहा है या ये कहें कि हम सरल भी बना रहा है, इस कानून में दावेदार से भिन्न किसी बुजुर्ग व्यक्ति का लिखित कथन भी प्रमाण माना जाता है। कई बार व्यक्ति जो जंगल में वनवासी लोग जो रह रहे हैं, वन भूमि पर निवास कर रहे हैं, जो 5 साल 10 साल एक जगह रह रहे हैं, फिर 5 साल 10 साल एक जगह चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास पुराने कोई अभिलेख होते नहीं हैं। वैसे भी पुराने समय पर ऐसे कोई अभिलेख हुआ नहीं करते थे। घुमंतु समुदाय के पास भी ऐसे कोई अभिलेख नहीं होते थे, और सरकार के पास अगर कोई रिकॉर्ड होंगे तो वो भी सरकार से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस कानून को सरल बनाने के लिए इस कानून में जो नियम 13(1) दिया है, जो नियमावली है 1/1/2008 वाली नियमावली आपको पढ़नी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दावेदार व्यक्ति जो है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसके समर्थन में लिखित साक्ष्य देता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए कि ये व्यक्ति 75 साल से वनाश्रित है या इसकी 3 पीढ़ियां 75 साल से वनाश्रित रहे हैं, तो उसको भी लिखित कथन को भी प्रमाण या साक्ष्य माना जाएगा। अगला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, अधिकारी वर्ग अपनी मनमानी न कर सकें, इसके लिए सबसे पहले गांव के ही लोगों की वन अधिकार समिति राजस्व तथा वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में दावे की जांच करती है।
इस बिंदु को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा नियम 12(1) और संशोधित नियम 10। संशोधित नियम जो है आपका 2012 में आया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या एक व्यवस्था दी गई है कि जैसे हमारे ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति है या उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति है या फिर उससे ऊपर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति है या फिर जिला निगरानी राज्य स्तरीय निगरानी समिति है, इन सारी समितियों में निर्णय लेते समय विभागीय अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी बराबर की हिस्सेदारी दी गई है। जैसे वन अधिकार अधिनियम में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति अगर दावे की जांच करती है तो उस समय उसको राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को बुलाना है, सूचित करना है, लिखित सूचना देके बुलाना है कि हम इस डेट को दावे की जांच करेंगे। अगर उस दिनांक को, जिस दिनांक को आपने उनको सूचना दी है, ये अधिकारी नहीं आते हैं तो आपको एक बार और सूचना देनी है। अगर दोबारा भी नहीं आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि इन अधिकारियों की सहमति आपके दावे पर बन गई है। और इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि उपखंड स्तरीय समिति में एसडीओ, एसडीएम, एसडीओ वन विभाग के हैं जो, और समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी के अलावा 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य जिनको बीडीसी कहते हैं, वो यहाँ पर फैसला लेते हैं। यानी कि 6 जो सदस्यीय उपखंड स्तरीय समिति है, इसमें 3 लोग होंगे विभागीय अधिकारी और 3 लोग होंगे जनप्रतिनिधि। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो भी फैसला होगा वो अधिकारियों की मनमानी उसमें नहीं चल पाएगी, उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा। इसके लिए आपको देखना है नियम 5 और 6। इसके बाद जो जिला स्तर की समिति में है, उसी उपखंड स्तरीय समिति की ही तरह जिला स्तरीय समिति में भी डीएम, डीएफओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ 3 जिला पंचायत सदस्य फैसला लेते हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं डीएम, डीएफओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ में। एक इससे भी महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तर की समिति का निर्णय ही अंतिम और आबद्धकर होता है। कई बार क्या होता है कि फाइलें शासन स्तर पर जाती हैं, राज्य स्तर पर जाती हैं या केंद्र स्तर पर चले जाती हैं, तो बहुत समय लग जाता है। इस समय को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है कि जो जिला स्तर की समिति होती है, जो हमारे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति होती है, जिसकी बात हम अभी 9 नंबर बिंदु पर कर रहे थे, तो उसी समिति का निर्णय अंतिम होता है और वही आबद्धकर भी होता है, सभी के लिए उसको मानना आवश्यक होता है। इसके लिए अगर आपको डिटेल देखना है तो धारा 6 की उपधारा 6 देख सकते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट बहुत ही अच्छा है, 11 नंबर का पॉइंट हमने बनाया है। इसमें अगर इस अधिनियम में सद्भावना पूर्वक की गई किसी कार्रवाई के लिए आसीत किसी व्यक्ति के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। अगर जनहित में कोई फैसला लिया गया है, भले ही उसमें कुछ दिक्कतें हों, लेकिन वो जनहित में फैसला लिया गया है और सद्भावना पूर्वक वो लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए आपको धारा 10 की उपधारा 1, 2, 3 को पढ़ना होगा। अगला जो पॉइंट हमने बनाया है वो है कि वन अधिकार समिति, उपखंड स्तरीय समिति या जिला स्तर समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्रमशः उपखंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य निगरानी समिति को अपील करने का अधिकार है। अगर आपकी फाइल को वन अधिकार समिति ने फेल्ड कर दिया है तो आप उसकी शिकायत उपखंड स्तरीय समिति पर कर सकते हैं। उपखंड स्तरीय समिति में अगर गड़बड़ है तो आप जिला स्तर समिति में करेंगे और जिला स्तर की समिति की शिकायत आपको राज्य निगरानी समिति में कर सकते हैं। आप किसी भी निर्णय से, किसी भी समिति के निर्णय से अगर आप व्यथित हैं तो आप उससे ऊपर वाली समिति में अपनी अपील कर सकते हैं, वहां पर आपकी अपील को पुनः सुना जाएगा और जो नीचे वाली समिति है उसको फिर से डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा। और इसको अगर आपने डिटेल में देखना है तो इसके लिए आपको धारा 8 और नियम 14, 15, 14, 15 को आपने देखना है। धारा जहां पर मैं बता रहा हूं और जहां पर नियम बता रहा हूं, दोनों में अंतर है। धारा जो है, जो आपका मुख्य जो अधिनियम है उसमें पढ़ना है और नियम के लिए आपको 1/1/2008 की जो नियमावली है वन अधिकार अधिनियम की,
वो वाली नियमावली को पढ़ना है। 13वां पॉइंट बहुत ही शानदार है। किसी वन या वन भूमि में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों को कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है। इसके लिए आपको देखना है धारा 4 की उपधारा 5, यानी कि जब भी आपकी फाइल वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के पास है या उपखंड स्तरीय समिति के पास है या फिर जिला स्तर की समिति के पास है या फिर किन्हीं कारणों से राज्य निगरानी समिति के पास आपकी फाइल चले गई है, तो ऐसी कंडीशन में वन विभाग आपको उठाने की प्रक्रिया को नहीं कर सकता है, उसको पेंडिंग में रखना पड़ेगा। आपका फैसला जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें पेंडिंग में चले जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको वन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण धाराओं को और नियमों को बताया, जो इस अधिनियम को कैसे पावरफुल बना रही है या कैसे इस अधिनियम की ये प्रमुख चीज़ें हैं, इसके बारे में हमको जानकारी इन पॉइंट्स से मिलती है। अगर आपकी जानकारी के लिए इन पॉइंट्स को मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो हमारा ये था आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, ऐसे लोगों को इस वीडियो को भेजें जिनको वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।